नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री की दुनिया में बिखरे हुए एलिमेंट्स को एक तरतीब दी, एक खूबसूरत पैटर्न में सजाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल की। जरा सोचिए, आपके हाथ में एक पहेली के बहुत सारे टुकड़े हैं, पर आपको ये पता ही नहीं कि आखिर में तस्वीर कैसी दिखेगी। कुछ ऐसी ही हालत थी शुरुआती केमिस्ट्स की, जब उन्हें एक के बाद एक नए नए एलिमेंट्स तो मिल रहे थे, पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इस सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज कैसे करें। आज की तारीख में तो हम 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, है ना? पर जरा 1800 के जमाने में चलिए। उस वक्त साइंटिस्ट को सिर्फ 30 के बारे में पता था, और ये गिनती बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो इस बढ़ते हुए केओस को ऑर्डर में लाना बहुत जरूरी हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस गुत्थी को सुलझाने की पहली कोशिशें किसने और कैसे की, और वो पहले सुराग क्या थे जो हमारे हाथ लगे। तो बात है 1817 की। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, योहान डोबेराइनर। उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स 3-3 के ग्रुप में आते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। उन्होंने इन ग्रुप्स को नाम दिया ट्रायड्स, यानी त्रिक। और पता है सबसे मजेदार बात क्या थी? अगर आप पहले और तीसरे एलिमेंट यानी लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं, तो वो बिल्कुल बीच वाले यानी सोडियम के मास के लगभग बराबर आता है। कमाल है ना? पर एक दिक्कत थी, ये जादू हर एलिमेंट पर नहीं चल रहा था। खैर, ये कोशिश अधूरी रही। फिर लगभग 50 साल बाद 1866 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट आए, जॉन न्यूलैंड्स, और उनका आइडिया तो म्यूजिक से जुड़ा हुआ था। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया और पाया कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले जैसी ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा था। हाँ बिल्कुल, हमारे संगीत के सारे गामा की तरह। जैसे सा के बाद 7 सुरों के बाद फिर से सा आता है, वैसे ही उन्होंने देखा कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले जैसा था। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर यह नियम भी कैल्शियम के बाद जाके फेल हो गया, और नए एलिमेंट्स के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। और अब एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो की, रशियन साइंटिस्ट दिमित्री मेंडलीव। कहते हैं कि उन्होंने उस समय के 63 एलिमेंट्स के लिए कार्ड्स बनाए थे, और वो उन कार्ड्स के साथ ताश के पत्तों की तरह खेलते थे, बस एक पैटर्न की तलाश में। और जानते हैं क्या? उन्हें वो पैटर्न मिल गया। उनका दिया हुआ नियम बहुत सीधा साधा था। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास पर निर्भर करती है और एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। लेकिन उनकी असली जीनियस बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ मास पर नहीं, बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज के रिपीट होने पर ज्यादा जोर दिया। देखिए, मेंडलीव का टेबल सिर्फ एक लिस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उनकी दूर की सोच का सबूत था। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को सुधारा, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ दी जो उस वक्त खोजे भी नहीं गए थे। और सिर्फ जगह ही नहीं छोड़ी, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज तक बता दी। और उनकी भविष्यवाणियां, अरे वो इतनी सटीक निकली कि सब हैरान रह गए। जैसे उन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम के एक एलिमेंट की भविष्यवाणी की थी। सालों बाद जब गैलियम मिला तो उसकी प्रॉपर्टीज हूबहू वैसी ही थी। बस इसी एक सबूत ने पूरी साइंटिफिक दुनिया को उनका लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहानी में अभी भी कुछ ट्विस्ट बाकी थे। मेंडलीव का टेबल शानदार तो था, पर परफेक्ट नहीं था। कुछ सवाल अभी भी थे, जैसे आइसोटोप्स का क्या करें, यानी वो एटम्स जिनकी प्रॉपर्टीज तो एक जैसी हैं पर मास अलग अलग। या फिर कोबाल्ट और निकल का मामला, उन्हें किस ऑर्डर में रखें। और बेचारा हाइड्रोजन, वो तो कभी एक जैसा बर्ताव करता, कभी दूसरे जैसा, उसे कहाँ रखें। तो इन उलझे हुए सवालों को सुलझाने के लिए एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत थी, और ये नजरिया हमें मिला 20वीं सदी में, जिसने हमें आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। साल था 1913, और साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले। उन्होंने ही वो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा खोज निकाला। उन्होंने बताया कि किसी एलिमेंट की असली पहचान उसका एटॉमिक मास नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है, यानी उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। ये सुनने में भले ही एक छोटा सा बदलाव लगे, पर यह क्रांति थी। पूरा का पूरा खेल ही बदल गया। अब क्लासिफिकेशन का आधार मास नहीं, बल्कि नंबर था, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। और बस इस एक बदलाव ने मेंडलीव के टेबल की सारी परेशानियां चुटकियों में सुलझा दी। कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, अब बिल्कुल सही जगह पर निकल एटॉमिक नंबर 28 से पहले आ गया। सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो एक ही होता है, तो उन्हें भी एक ही घर मिल गया। अब पूरा का पूरा टेबल एक फंडामेंटल चीज पर टिका था।
तो अब हमारे पास जो टेबल है वो सिर्फ एलिमेंट्स की एक बोरिंग लिस्ट नहीं है, ये तो एक खजाने का नक्शा है। इसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के छुपे हुए पैटर्न हैं जिन्हें हम ट्रेंड्स कहते हैं। जैसे कि पहला ट्रेंड है एटॉमिक साइज। जब आप टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम छोटे होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की खींचने की पावर बढ़ जाती है, और जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नए शेल्स जुड़ने की वजह से एटम बड़े होते जाते हैं। एक और बड़ा मजेदार ट्रेंड है मेटालिक कैरेक्टर, यानी कौन सा एलिमेंट कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ये कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पे घटता है और ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है। यही वजह है कि टेबल के लेफ्ट साइड में आपको सारे मेटल्स मिलते हैं और राइट साइड में नॉन मेटल्स। तो देखा आपने कैसे 30 एलिमेंट्स की एक उलझी हुई पहेली से शुरू होकर हम 118 एलिमेंट्स के एक खूबसूरत और मुनज़्ज़म टेबल तक पहुंचे। पर क्या ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है? क्या हमने सब कुछ जान लिया है, या फिर ये पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक नक्शा है जो हमें यूनिवर्स के और भी गहरे राजों की तरफ ले जाने वाला है? सोचने वाली बात है ना?